हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हमने लिवरेज टॉपिक के साथ शुरुआत की थी हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर में। एंड हमने कल ऑपरेशनल लिवरेज एंड बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में। लेकिन मैं पहले आपको एक मास्टर चार्ट यहाँ पे एक देना चाहता हूँ लिवरेज का। यहाँ पे मेरे साथ बनाना। अगर मैं लिवरेज की बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है बेटा टेकिंग एडवांटेज। ठीक है, आप क्या करते हो, आप एडवांटेज लेते हो, यानी कि एक पावर होता है या इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। आप देखो, ये आपका जो चैप्टर है ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आप क्या सीखते हो कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है आपका इनफ्लो, दैट इज आपका पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो दैट इज पॉजिटिव, यानी कि आपके पैसों में प्लस हो रहा है। एक आपका ये हो सकता है कि आपको ये सिखा दे कि पैसे आप कहाँ कहाँ से बचा सकते हो। तो अगर मान लो आपने पैसा सेव किया, तो योर सेविंग इज नथिंग बट योर इनकम ओनली। तो आपका कैश फ्लो यहाँ पे प्लस ही हो रहा है। देन एक हो रहा है आपका, आप कुछ चीजों को डिसीजन लेते हो। कैसे? आप कुछ चीजों को एनालाइज करते हो एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो। तो ये एनालिसिस का पार्ट इज नथिंग बट योर लिवरेज। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन लिवरेज। तो लिवरेज में आप क्या करते हो, आप फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज करते हो। तो आपके बिजनेस में दो टाइप की कॉस्ट होती है, मेरे साथ ये चार्ट जरूर बनाना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक होती आपकी ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जरूरी है। एंड एक होती आपकी अदर देन ऑपरेशनल, यानी कि आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्यों लगती है? क्योंकि आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल है जिसके वजह से आपके ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, आपको ऑपरेशंस रन करने के लिए फाइनेंस लाना पड़ता है। तो उसका जो कॉस्ट आपको लग रहा है दैट इज योर फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल फिक्स टू ऑपरेशनल कॉस्ट में आपका आता है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। देन आप रेंट पे कर रहे हो फिक्स बेसिस पे। देन आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो। इन रियल लाइफ इलेक्ट्रिसिटी आपका एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन पे कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिक्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट आपका क्या होता है, मान लो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आपका फिक्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया। या फिर आप बॉन्ड्स पे एक पीरियोडिक पेमेंट यानी कि अमोर्टाइजेशन कर रहे हो, तो आपका एक हो गया फिक्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट। एनीथिंग। आइए अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये फिक्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट एंड फिक्स टू ऑपरेशनल कॉस्ट का इम्पैक्ट चेक कर रहे हो। ठीक है, इम्पैक्ट, कि इसका कितना इम्पैक्ट है, एंड ये इम्पैक्ट को ही आप लिवरेज बोलते हो। तो लिवरेज में आपके पास दो चीजें होती है, एक है आपका ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया हुआ ऑपरेशनल लिवरेज, एंड एक आपका फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया हुआ आपका फिनेंशियल लिवरेज। एंड जब मैं ओवरऑल, जब ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए डिसीजन लेता हूं, तो मुझे कंबाइंड सोचना पड़ता है, तो मुझे देना, दोनों देखना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, यानी कि कंबाइंड लिवरेज। अब आइए, हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेशनल लिवरेज को डिस्कस कर लिया था, राइट। एंड इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस करने वाले फॉर फाइनेंशियल लिवरेज। इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इनकम स्टेटमेंट का एक बहुत ज्यादा थरो अंडरस्टैंडिंग हो। तो आइए, मैं एक्सेल से आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इसलिए यहाँ पे, राइट। कुछ सेटिंग्स में यहाँ पे कर लूँ। तो आइए मैं पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ। तो ये होता है मेरे पास पर्टिकुलर्स, राइट। एंड मैं पहले फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, ये विजिबल होना चाहिए आपको। हाँ। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास है बेटा पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ पे है मेरे पास अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, चलो सीरियल नंबर का भी कॉलम ले ही लेते हैं। तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। कुछ अलाइनमेंट में दे दूं, मुझे एक ही मिनट देना। हाँ। आइए शुरुआत करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। तो सबसे पहला आपका आता है सेल्स, है ना। तो आपका सेल्स है, मान लो फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस। ये मान लो ईयर 1 है, ठीक है। एंड मान लो ये ईयर 2 है। एंड ईयर 2 में आपने सेल्स किया फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए, राइट।
तो आपका परसेंटेज चेंज इन कितना आया? तो आपका परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, परसेंटेज चेंज। तो आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। अगर मैं परसेंटेज चेंज कोई भी चीज का निकालता हूं तो मुझे करना पड़ता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, राइट? तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया सेल है मेरा 50 लाख रुपए एंड पुराना वाला था 20 लाख रुपए। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 30 लाख रुपए का सेल बढ़ा 20 लाख के ऊपर, तो मेरा परसेंटेज चेंज आ गया 1.5 टाइम्स। मतलब ये परसेंटेज में अगर मैं लिखूं तो 150 टक्का हो गया मेरा परसेंटेज चेंज। एंड मैं अगर इसको टाइम्स में लिखूं तो मैंने आपको सिखाया था अगर आपको टाइम्स निकालना है तो आपको परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अल्टेज इन परसेंट। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेशन है सिर्फ, तो ये आएगा मेरा 1.5 जनरल, राइट? अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, सेकेंडरी। अब सेल्स में से क्या हटता है, मेरा सेल्स में से हटता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज समझेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। तो अगर आपका मान लो सेल्स हुआ है तो जितना आपने सेल किया है ना उतना ही आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा। मान लो ये डायरेक्ट आपका सेलिंग कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ भी, मे बी ये पेन सेल कर रहा हूं मैं, 50 लाख रुपए के पेन सेल किए, तो हर एक पेन के पीछे 1 रुपए का ये कॉस्ट लग रहा है प्लास्टिक का। तो मान लो सेव माई वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है बेटा ये 40% है। तो इस पे 40% कितना आएगा, इस पे 40% आएगा 8 लाख रुपए एंड इस पे आएगा 20 लाख रुपए। परसेंटेज चेंज कितना आएगा यहाँ पे, परसेंटेज चेंज 150% ही आएगा, टाइम्स आएगा मेरा 1.5 टाइम्स। अब वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद मेरा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जब मैं हटा देता हूं तो मेरा वॉल्यूम प्रॉफिट कितना है, तो वॉल्यूम प्रॉफिट इज नथिंग बट 12 लाख रुपीज एंड दूसरे केस में आएगा ये 30 लाख रुपए। परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 150 टक्का। कैसे, 18 लाख का प्रॉफिट 12 लाख के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं इन तीन चीजों को देखता हूँ, सबसे पहले आपको ये इनकम स्टेटमेंट मुझे बहुत डिटेल में सिखाना है। तो यहाँ पे ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया, राइट? ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज को गौर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज को एक फोकस कराना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज पे मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ, ड्रॉ पे आना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मेरा सेल्स 150 टक्का बढ़ता है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 150% ही बढ़ता है एंड मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी 150% ही बढ़ता है। तो ये तीनों चीजों में लिवरेज का कोई इंपैक्ट नहीं है। पर अगर मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी की बात करता हूं तो चलिए मैं पहले पीवी रेशियो भी निकाल देता हूं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, तो इस केस में कितना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब क्या कि आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज है, तो दैट इज 60%। तो आपका आंसर आ गया पहले केस में 60% एंड सेकेंड इसमें आएगा आपका 60%। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज आएगा आपका 0%। ठीक है, ये क्यों आ गया है, मुझे इरेज करना है भाई। ये यार ये एक्सेल में थोड़ा अलग चलता है क्या? हाँ, देन वीसी रेशियो कितना आएगा, वीसी रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना है आपका यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो सिंपल, यानी कि मेरा 8 लाख का वेरिएबल कॉस्ट था 20 लाख के ऊपर, तो ये आएगा बेटा 40%। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा ये 40%, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ तो यहाँ मैं इसको ए करता हूँ, या मैं इसको बी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास सी आ जाएगा। ओके, तो चलो इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा डी। अब मैं कंट्रीब्यूशन में से हटा देता हूँ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को। तो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि मेरी रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हो गई, क्या क्या आ सकता है, एक तो रेंट आ सकता है, देन सेकेंडरी सैलरीज टू एम्प्लॉय आ सकता है, थर्ड आ सकता है मे बी डेप्रिसिएशन, इट इज वन ऑफ माई फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 5 लाख रुपए एंड यहाँ पे भी ये 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज यहाँ पे मेरा 0%। पहले भी 5 लाख अभी भी 5 लाख, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। टाइम्स का भी मैं आंसर यहाँ पे निकाल के ले लेता हूँ, राइट? अच्छा, यहाँ पे मैंने मैन्युअली किया ना।
ओके, सही आया अभी। अब यहाँ पे मान लो आपकी जो है फिक्स्ड टू ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना बेटा, ये है 5 लाख रुपए, दूसरे केस में भी 5 लाख रुपए। अब जब मैं फिक्स्ड टू ऑपरेशनल कॉस्ट को हटा देता हूँ तो मुझे मिलता है ईबीआईटी, दैट इज नथिंग बट माय ऑपरेशनल प्रॉफिट, जिसका अर्थ ये होता है कि आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना है, यानी कि सारे ऑपरेशनल खर्चे हटाने के बाद आपका कितना प्रॉफिट बचता है बिजनेस के ऑपरेशन से। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन जो मेरा वॉल्यूम प्रॉफिट था उसमें से जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 7 लाख रुपीज ऑपरेशनल प्रॉफिट। दूसरे केस में कितना आएगा, 25 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज चेंज, ओ माय गॉड, अगर आप इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हो तो आपका परसेंटेज चेंज बेटा यहाँ पे 250 का है। तो मैं क्या करा रहा हूँ, पहले आपको ऑपरेशनल लिवरेज रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज चेंज आ गया कितना, 250 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात करता हूँ जहाँ पे सेल्स मेरा 150% से चेंज हो रहा था ना, यहाँ पे सेल्स मेरा 150% से चेंज हो रहा था, तो ये भी 150% से चेंज होना चाहिए था, पर ये 150% से चेंज नहीं हुआ, ये 257% से चेंज हुआ। तो ये जो एडिशनल 107% का पुश है ना, ये मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से आया है। ये पूरा इंपैक्ट आया है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के वजह से, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स समझते हो तो मैथमेटिक्स में परसेंटेज चेंज यहाँ पे आपका स्टिफ हो गया, तो यहाँ पे आपको एक पुश मिल गया, एडिशनल पुश। तो यहाँ पे दिस पुश इज नथिंग बट दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर बिजनेस। तो जिसके वजह से, क्योंकि आपका सेल्स बढ़ा तो आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट सेल्स के कई गुना ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा आगे डिस्कस करते हैं, अगर मैं एफ पे आता हूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझता है कि एक होता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, हाइलाइटर का कलर चेंज कर देता हूं। एक होता है मेरा कंट्रीब्यूशन 12 लाख रुपए का, एंड फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है मेरी 5 लाख रुपए की। तो ये जो मेरा है ना, ये मेरा एमओएस है। एक मैंने पढ़ा था कि मैंने कितना ब्रेक इवन करना चाहिए। तो ब्रेक इवन एक होता है मेरा बीईपी का कंसेप्ट, बीईपी दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए, कि मैंने कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए सो दैट मेरी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो इस केस में मुझे ये दिख रहा है कि 5 लाख का मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो मुझे 5 लाख रुपए क्या चाहिए था मेरा, व्हाट वी से 5 लाख रुपीज मुझे चाहिए था मेरा बीईपी का सेल, राइट। एंड सेकेंड केस में कितना आएगा, सेकेंड केस में आएगा मेरा 5 लाख का। तो यहाँ पे मेरा बीईपी सेल से 5 लाख रुपए। तो अब मेरे एक होता है मेरे पास एमओएस की सेल्स, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, यानी कि ओवर एंड अबव बीईपी सेल। तो पहले केस में यहाँ पे मेरी एमओएस सेल कितनी है, एमओएस सेल इज नथिंग बट जो पूरा प्रॉफिट है वही मेरा एमओएस सेल है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ रही है कि बीईपी सेल से, यानी कि अगर मैं आपको एक टाइमलाइन से समझाऊं, चलो थोड़ा कॉस्टिंग आपको पता होगा पर फिर भी, एक होती है मेरी ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे होता है मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब क्या, कि जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही मेरा टोटल प्रॉफिट है। मतलब अगर 100 रुपए जेब से जा रहे हैं तो बदले में 100 रुपए आ रहे हैं। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं बीईपी ऑफ ऑपरेशनल पार्ट। तो ऑपरेशनल पार्ट में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा, कि आपका देखो ऑपरेशनल पार्ट क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, ये आपका आता है ईबीआईटी। ये आपका ये वाला सेगमेंट है, ये ऑपरेशनल सेगमेंट है। तो आपका इस केस में बीईपी कैसे आएगा, यहाँ पे आपको ईबीआईटी 0 चाहिए, तो जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, राइट। एंड उसके ऊपर आप जो भी करेंगे दैट वुड बी योर एमओएस सेल्स, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब यहाँ पे अगर मैं डॉल की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले डॉल के फॉर्मूला वन की बात करता हूं, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज फॉर्मूला वन। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट का इंपैक्ट चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसका हम कैसे करते थे फॉर्मूला, हम करते थे सर कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन को मैं डिवाइड करता था ईबीआईटी दैट इज ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है इस केस में, इस केस में मेरा कंट्रीब्यूशन है 12 लाख रुपए, ऑपरेशनल प्रॉफिट है 7 लाख रुपए, तो 1.7 टाइम्स ही आएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको 1.7 टाइम्स, यानी कि इतना है 1.7142 टाइम्स। चलो दो ही डेसिमल ले लेता हूं मैं, दो ही डेसिमल्स लेना है। तो 1.71 टाइम्स आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। डॉल का फॉर्मूला मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट।
ये आ गया मेरा 1.71 टाइम्स। दूसरे केस में कितना आएगा? दूसरे केस में आया 1.2 टाइम्स। पर मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था डॉल का फॉर्मूला 2 पढ़ा था जब मेरे पास 2 साल के डेटा दिए हुए रहते, तो मुझे पता होना चाहिए। मैं आपको एक मैथमेटिक्स का शॉर्टकट देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रह रहे, तो आपको देखो, आप टाइम्स में आंसर निकालते हो। जब आप टाइम्स में आंसर निकालते हो एंड डिवीजन कर रहे हो, तो आपका एक होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा वाला फिगर रहेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो या परसेंटेज चेंज का आंसर निकाल रहे हो, तो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रहेगा हमेशा आपका बड़ा वाला फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे पहला वाला फॉर्मूला 1 से आंसर में टाइम्स में निकाल रहा था, तो मेरा बड़ा वाला फिगर क्या है? बड़ा वाला फिगर है मेरा ई व्हाट वी से कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए वो न्यूमरेटर में मैंने लिया। पर यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला 2 निकाल रहा हूँ, यानी कि मैं दोनों ईयर का डेटा कंपेयर करने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला है सिंपली परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एंड मैं डिवाइड क्या करता हूँ ऊपर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा? आपको मैंने पढ़ाया था, यानी कि सेल्स की वजह से मेरे ईबीआईटी पे कितना इम्पैक्ट आया है बेसिकली। तो जितना मेरा सेल्स चेंज हुआ है, जितने परसेंटेज में मेरी सेल्स चेंज हुई है 150%, उसके वजह से मेरे ईबीआईटी पे कितना चेंज हुआ है। तो मुझे सिंपल यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर, परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे, बड़ा वाला फिगर नीचे। सेल्स हमेशा ईबीआईटी से बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है सिंपल तरीके से 1.71 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला से आपके आंसर सेम आ रहे। अब यहाँ पे मुझे ये इतना समझ गया कि मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज जो आ रहा है ना, वो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट के वजह से आ रहा है। एंड उसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इसलिए भी है क्योंकि जब मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन करता हूँ एंड कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जब हटा देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे मिडल में फिक्स्ड कॉस्ट है, ऊपर मेरे पास हो गया ये मेरा न्यूमरेटर एंड नीचे वाला हो गया मेरा डिनोमिनेटर। आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हो। एंड लॉजिकल भी है क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट का इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, हम ये चेक करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने आपको एमओएस का सिखाया था कि एमओएस इज नथिंग बट, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ इसको। चलो, यहाँ पे ई आया था मेरा, राइट। यहाँ पे मैं 1 2 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो एमओएस इज नथिंग बट माय ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको इनकम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझेगा ना, उसको इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ईबीआईटी मेरा कितना है? ईबीआईटी इज माय 7 लाख एंड माय कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12 लाख रुपीज। तो ये आएगा 0.58 एंड यहाँ पे आएगा ये 0.83। तो ये क्या हो गया कि आपका जो है ना डॉल, डॉल का उल्टा है आपका एमओएस। मतलब क्या बोल रहा है पता है क्या? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.5 टाइम्स ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख रुपए ना, इंटू में करता हूँ 0.5 टाइम्स, तो ये आ जाता है मेरा लगभग कंट्रीब्यूशन। या फिर चलो मैं एग्जैक्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 12 लाख रुपए, ये डिफरेंस मेरा राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, तो ये आएगा 7 लाख रुपए। तो ये क्या है एमओएस का? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एमओएस 0.583 टाइम्स है, तो आपको समझना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन के 0.5 टाइम्स आपका डायरेक्ट आ जाएगा ईबीआईटी। तो ये देखो, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जैसे कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से आपका हट जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आएगा आपका ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन है एंड यहाँ पे मान लो ये आ रहा है आपका प्रॉफिट, तो ये है आपका एमओएस, यहां तक कि आपका बीईपी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये 12 लाख का कंट्रीब्यूशन है ना, तो 12 लाख का 0.58 टाइम्स इज नथिंग बट योर एमओएस, तो ये आ जाता है 7 लाख रुपीज। इसी की तरीके से मैं ये देखता हूँ कि डॉल का एक और फॉर्मूला आता है, डॉल का फॉर्मूला नंबर 3, तो दैट इज नथिंग बट माय 1 अपॉन 5.83, दैट इज 1.71 एंड दूसरे केस में 1.20। दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको दिखा दिए एंड ये पिछले लेक्चर में मैंने इसका लॉजिक बहुत अच्छे से दिया है आपको। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशनल लिवरेज को पूरा रिवाइज कर लिया है। तो बेटा अब तक ये जो पार्ट हमने किया है ना, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा वाला जो पार्ट है,
ये सिर्फ आपका ऑपरेशनल लिवरेज वाला है। ये पूरा वाला जो पार्ट है ना आपका, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ इसको, ये पूरा वाला पार्ट आपका ऑपरेशनल लिवरेज है। ये पूरा आपका ऑपरेशनल लिवरेज के इर्द-गिर्द फिरता है। पर अगर मैं यहाँ पे मेरे ई को कंटिन्यू करता हूँ, पर जब मैं ई करता हूँ, यहाँ पे ई माइनस एफ करता हूँ, तो मैं ईबीआईटी में से क्या हटाता हूँ? अब मैं ईबीआईटी में से हटाने वाला हूँ। अब यहाँ पे चलो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा कौन-सा है बेटा? ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम का रेशियो है। तो ये प्रॉफिट एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। देन आप इसमें से हटा देते हो, तो आप कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करते हो? आप फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल करते हो, आपको मिलता है ईबीआईटी का। तो ये आपका जो पार्ट है ना, ये आपका ऑपरेशनल पार्ट हो गया। एक्चुअल में अगर मैं देखूँ तो ये दोनों मेरा ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, यानी कि कंपनी का इंटरनल पार्ट। पर आप ईबीआईटी में से आप क्या-क्या हटाएँगे? आप हटाएँगे अभी इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा ईबीटी। देन आपको टैक्स हटाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा ईएटी। तो ये आपका खर्चे वाला पार्ट है, पर ये अदर देन ऑपरेशनल खर्चे। तो ये आ गया मेरा एक्सटर्नल वाले खर्चे, ठीक है? अदर देन ऑपरेशनल। एंड फिर आप ईएटी में से क्या करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हो। फिर आपको मिलता है डिस्पोजेबल इनकम, जो आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करते हो, यानी कि ओनर्स का पैसा कितना बना। तो ये हो गया मेरा ओनर्स का सेक्शन। तो इनकम स्टेटमेंट को मैं 3 सेक्शंस में पढ़ सकता हूँ। एक मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम का सेक्शन क्या है, एक मेरा ऑपरेशनल सेक्शन, एक मेरा एक्सटर्नल एंड एक मेरा ओनर्स का। तो अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी बेटर मिलेगी। तो मैंने ऑपरेशनल वाला पार्ट सीज कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे बढ़ना है ईबीआईटी में से। जब मैं इंटरेस्ट हटा देता हूँ, तो इंटरेस्ट इज नथिंग बट माय फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है? कितना है मेरा ईबीआईटी ऊपर, कितना है यहाँ पे ईबीआईटी है मेरा बेटा, कितना है यहाँ पे ईबीआईटी आ रहा है 7 लाख रुपीस। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की कॉस्ट है मेरी 3,25,000 रुपए, एंड अगले साल भी कांस्टेंट है, एंड मान लो अगले साल भी ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आएगा? अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0%, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एंड टाइम्स में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टाइम्स में कितना टाइम्स चेंज हुआ है? 0 टाइम्स। पर यहाँ पे इंटरेस्ट हटने के बाद मेरा क्या आता है? ईबीटी आता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस मेरा कितना आ जाएगा? तो पहले केस में आएगा 7 लाख माइनस इतना 3,25,000, 3,50,000, 3.5 लाख, एंड दूसरे केस में आएगा मेरा 21,50,000। एंड यहाँ पे परसेंटेज चेंज है मेरा 514.29%। तो जहाँ पे मेरा सेल 150% से बढ़ा था, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के वजह से मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट 250% बढ़ा। पर क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट थी ना, तो मुझे एक और पुश मिला। तो मेरा ईबीटी 250% से नहीं बढ़ा, पर 514% से बढ़ा, 514% से बढ़ा। तो यहाँ पे मुझे एक और लिवरेज मिल गया, दैट इज माय फाइनेंशियल लिवरेज। तो यही इंपैक्ट है फाइनेंशियल लिवरेज का। बढ़ते हम फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट की तरफ। तो फाइनेंशियल लिवरेज आपका ऑकर होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के वजह से। जो आपका इंटरेस्ट आप पे करते हो, पीरियोडिक पेमेंट करते हो, ऐसा कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट जो अदर देन ऑपरेशनल कॉस्ट हो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कैसे क्या? देखो ईबीआईटी मेरा ये रहा ऊपर, एंड नीचे मेरा एक ही चीज जा रहा है बीच में, इंटरेस्ट। तो हम ये इसका व्हाट वी से इसका इंपैक्ट चेक कर रहे हैं। तो अब देखो, इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? ईबीआईटी है। इंटरेस्ट के नीचे क्या है? ईबीटी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया डीएफएल का? तो डीएफएल का अगर मैं फॉर्मूला 1 की बात करता हूं, तो आप सिंपली क्या असेस कर रहे हो? आप चेक कर रहे हो कि मेरा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कितना है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा पहले केस में? तो पहले केस में मेरा आंसर आ जाएगा ईबीआईटी मेरा इतना है। तो मेरा ईबीआईटी है 7 लाख रुपए, राइट? यहाँ पे मेरा ईबीआईटी है, एंड डिवाइड में अगर करता हूँ इसको ईबीटी से, तो ये आएगा मेरा 2, यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है? एंड सेकेंड केस में क्या आंसर आएगा मेरा? सेकेंड केस में आंसर आएगा मेरा 1.16 टाइम्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। पर यहाँ पे मेरे पास तो 2 साल का डेटा है, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो, ये मेरा जी हो गया, ये मेरा 1,
एंड मेरे पास 2, फॉर्मूला 2 क्या है? तो अब मैं इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ ना परसेंट का। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज वाला चाहिए तो बड़ा वाला फिगर नीचे आएगा। तो बड़ा वाला फिगर कौन सा है? ईबीआईटी का। एंड ऊपर उससे क्या क्या अफेक्ट हो रहा है? ईबीटी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि ईबीआईटी मेरा, यहाँ पे ये देखो, ईबीआईटी मेरा जब 250% से बढ़ा एंड जब मेरे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट थी तो मेरा ईबीटी 514% से बढ़ा। तो इंपैक्ट आ रहा है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का ईबीटी पे, राइट? तो इसलिए हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी करते नीचे बड़ा वाला फिगर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में छोटा वाला फिगर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है मेरा? 514%। तो ये है मेरा 514%। डिवाइड मुझे करना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है मेरा 514%। एंड यहाँ पे ये कितना है आपका? 257%। तो आपका लिवरेज आ गया दो, दोनों केसेस में प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये वाला, राइट? मैं कलर करा देता हूँ आपको। एंड ये वाली चीज दोनों सेम है। आइए अब नेक्स्ट चीजें देखते, डिस्कस करते। एक कंसेप्ट है मेरा यहाँ पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट क्या है? देखो एक बार सिर्फ समझ लेना। आपके बिजनेस में अलग अलग लॉन्ग टर्म फंड्स कॉस्ट होती है, जैसे लॉन्ग टर्म डेट का कॉस्ट हो गया, प्रेफरेंस पे आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। यानी कि इक्विटी कैपिटल के अलावा आपके पास और क्या क्या चीज है? तो आपके पास एक होती है प्रेफरेंस एंड एक होता है आपका डिबेंचर, जिसपे आप प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हो। A firm is known to have a positive or favorable leverage when its earning are more than the cost of debt. Obviously, देखो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अब मैंने ऊपर क्या बोला रे? यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 लाख रुपए, आपकी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है 5 लाख रुपए। मतलब आपकी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है एंड एडिशनल आपके पास एमओएस बच रहा है, दैट इज 7 लाख रुपीज। यहाँ पे ये देखो ये क्या हो रहा है? अब मेरे पास है ईबीआईटी, यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट है मेरे पास 7 लाख रुपए, राइट? एंड यहाँ पे नीचे मेरे पास जो इसकी कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट, वो 3.5 लाख रुपीज है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट के बाद जब मेरा रिकवर हो जाता है और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फिर भी जो मेरे पास एडिशनल बचता है ना, अब वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ओनर्स को। पर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल रहे हो तो इक्विटी ओनर को आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ये क्या बोल रहा है? फेवरेबल आप तब है जब आपकी अर्निंग्स आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि आपका अर्निंग्स इतना है कि आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड इम्प्लाइडली फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिकवर हो जा रहा है। यही है। आइए अब एक अलग कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि अगर मान लो फिक्स्ड इंटरेस्ट का कॉस्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे अगर मान लो ईबीआईटी है आपका 1 लाख रुपए एंड यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, माइनस आप इस पे से क्या करते हो? इंटरेस्ट करते हो। तो आपको इंटरेस्ट है मान लो जीरो, जीरो। तो आपका ईबीटी कितना आएगा? तो आपका ईबीटी आएगा 1 लाख रुपए एंड 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जीरो है तो यहाँ पे आपका लिवरेज एक है, मतलब कुछ भी नहीं है ना? तो माई ईबीआईटी इज नथिंग बट ईबीटी ओनली। फिर इसमें से टैक्स हट जाएगा तो आपके पास आएगा पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, आपको मिल जाएगा ईपीएस। तो आपका डीएफएल इस केस में कितना है बेटा? एक। तो यहाँ पे आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं। पर अगर फाइनेंशियल लिवरेज है, पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज है, मतलब इंटरेस्ट का कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, तो ईबीआईटी 1 लाख रुपए, इस केस में 1.5 लाख रुपए, 20,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट है दोनों केसेस में। यहाँ पे 80,000 हो गया, यहाँ पे 1,30,000 हो गया, टैक्स हट गया, ईपीएस आ गया। तो यहाँ पे आपका लिवरेज है 1.25 टाइम्स। बस अपन ने इनकम स्टेटमेंट से समझ लिया है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, फाइनेंशियल लिवरेज इज नोन एज डबल एज स्वॉर्ड। ऐसा क्यों? ये देखो, जब आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फंड आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कॉस्ट है 100 रुपए एंड आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, यानी कि फॉर एग्जांपल 200 रुपए, तो आपके लिए फेवरेबल है। तो फाइनेंशियल लिवरेज आपका रिटर्न बढ़ा देगा। कैसे क्या? क्योंकि देखो ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट हटा देते हो तो आपको मिलता है ईबीटी। तो मान लो ये 200% बढ़ चुका था, तो ये इंटरेस्ट हटने के बाद, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हटने के बाद आपका इम्पैक्ट 500% का आ रहा है। वही बोलना चाहे।
जिसकी वजह से आपका टैक्स में भी सेविंग हो जाता है। मैंने आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लॉजिक दिया था, इंटरेस्ट आपका पीएनएल के डेबिट में आता है, तो इसकी वजह से आपकी टैक्स भी सेव हो जाती है। पर अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, तो आपको ये इसका उल्टा पड़ जाएगा एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल लिवरेज को आप डबल एज स्वॉर्ड भी बोल सकते हो। अब आइए एक छोटा-सा कांसेप्ट है इफेक्ट ऑन ईपीएस एंड आरओई। जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट से ज़्यादा है, मतलब आप आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो, यस, तो ये फेवरेबल है। पर अगर आपका आरओआई इंटरेस्ट से कम है, अरे आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही है, पर ये रिस्की है, तो अनफेवरेबल है। पर आप उतने ही पैसे कमा रहे हो जिसमें आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल एंड फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो अनफेवरेबल सिचुएशन ही हो गई क्योंकि आपका मेहनत गया है। देन एक आपका कंसेप्ट है कंबाइंड लिवरेज का। अब आइए मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी पे जाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं पार्ट एफ हटा दिया, जी हटा दिया, अब जी में से क्या हटेगा, अब ईबीटी है मेरे पास, तो ईबीटी में से मैं टैक्स हटाऊंगा, पर टैक्स मेरा किस पे आता है, टैक्स मेरा डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आता है। मान लो फॉर एग्जांपल टैक्स है 30%, तो मेरा टैक्स कितना आएगा इस केस में, यहाँ पे आएगा 0.30 यानी कि 1,05,000 रुपए, दूसरे इसमें आएगा 6,45,000 रुपीज। एंड यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आएगा टैक्स में, परसेंटेज चेंजिंग टैक्स इज नथिंग बट माई 514%। तो ये देखो ये दोनों सेम है, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड टाइम्स वाला आंसर कितना आएगा, आइए टाइम्स वाला आंसर देख लेते हैं बेटा दोनों केसेस में। तो ये आएगा 4.14 टाइम्स। अब टैक्स हटने के बाद ये आता है मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, जो आसान भाषा में मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूँ। तो कितना आएगा मेरा ईएटी, ईएटी पहले केस में आएगा 2,45,000, सेकेंड केस में आएगा 5,00,000, 15,05,000 रुपए, परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, तो ईएटी में से अब मैं क्या देता हूँ, मैं सबसे पहले एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना पड़ेगा। मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड है 10%, मान लो 1,25,000 रुपए, तो पहले मैं इसको पे करूंगा। मान लो यहाँ पे भी 1,25,000 रुपए, चलो 1,45,000 रुपए, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज का तो कोई सवाल नहीं उठता, तो यहाँ पे जे एच आई जे के राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा डिस्पोजेबल इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे मेरा आएगा पहले केस में ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 रुपए, सेकेंड केस में आएगा 13,60,000 रुपए। देन यहाँ पे उसके बाद मैं करता हूँ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। मान लो मेरे पास है शेयर्स इन क्वांटिटी, यहाँ पे 5,000 है, एंड सेकेंड केस में मान लो मेरे पास 7,500 शेयर्स। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, मेरा अर्निंग पर शेयर हुआ 1,20,000 माइनस डिवाइडेड बाय 5, तो 24 रुपीज पर शेयर, एंड यहाँ पे 181 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ, तो जब मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हट गया ना ये वाला, तो इसके बाद मुझे कोई फिक्स्ड कॉस्ट नजर नहीं आती, तो ये मेरे लास्ट फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो मेरे पास सिर्फ दो ही व्हाट वी से सिर्फ दो ही फाइनेंशियल कॉस्ट है, एक मेरी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है एंड मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। एक मेरी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है, एक मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो इसलिए अगर मैं देखता हूं मुझे कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ता है, तो कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग, पर यहाँ पे मैं दोनों का इंपैक्ट चेक कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेरा क्या बोलना है। तो मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल, एंड यहाँ पे आ जाता है ईबीआईटी। तो ये वाला हिस्सा मुझे देता है ऑपरेशनल लिवरेज। देन ईबीआईटी में से मैं हटा देता हूँ मेरा इंटरेस्ट, तो मुझे आ जाता है ईबीटी, ये देता है मुझे मेरा फिनेंशियल लिवरेज, राइट। पर अगर मुझे दोनों को देखना है तो यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन से लेके ईबीटी का सफर है, तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है। सबसे पहले क्या है मेरा, सबसे पहले आ रहा है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन ऊपर बड़ा वाला फिगर है एंड नीचे आएगा मेरा ईबीटी। तो यहाँ पे इस केस में डीसीएल का पहला वाला जो फॉर्मूला बनता है, तो डीसीएल का पहला वाला जो फॉर्मूला बनता है वो मेरा बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, माय बैड। तो कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, कंट्रीब्यूशन है 12,00,000 पहले केस में, तो यहाँ पे ये है मेरा कंट्रीब्यूशन 12,00,000 रुपीज। एंड मेरा ईबीटी कितना है, ईबीटी है मेरा अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज नथिंग बट माय, कितना आया रे, 3.5 लाख रुपए।
तो डॉल डीसीएल कितना आ जाएगा, डीसीएल आ जाएगा मेरा 3.43। पर मैं आपको ये भी बोलूं कि डीसीएल इज नथिंग बट माई डॉल इंटू डीएफएल। अगर आप एग्री करो तो डॉल इंटू डीएफएल करके देखते। तो अगर मेरा डॉल इतना है, ठीक है, डॉल मेरा 1.71 है एंड ये है मेरा 2, तो यहाँ पे ये भी आंसर आ रहा है 3.43। कैसे क्या, क्योंकि देखो डॉल कैसे आ रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट, एंड डीएफएल कैसे आ रहा है आपका, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी बन जाएगा मेरा डीसीएल। तो यहाँ पे ये इसके वजह से ऑपरेशनल लिवरेज आ रहा है, इसके वजह से फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है। दोनों को मैं अगर कंबाइन देखता हूँ, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये 4 हो जाएगा ना। सिमिलरली ये डॉल है, ये डीएफएल है, तो डॉल इंटू डीएफएल आपका क्या हो जाएगा बेटा, डीसीएल हो जाएगा। तो आपका आएगा एक डीसीएल। पर आपके पास एक और फॉर्मूला इसका बन सकता है, ये आपका आएगा डीसीएल का सेकेंड फॉर्मूला, डीसीएल का थर्ड फॉर्मूला। कैसे क्या, आप परसेंटेज चेंज का इंपैक्ट चेक करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बेटा सेल्स के वजह से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या आ रहा है आपका, कंट्रीब्यूशन के ऊपर सेल्स आ रहा है, 150% से आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो सेल्स के वजह से मेरा ईबीटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूं, मैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स ले लेता हूं नीचे, क्योंकि वो बड़ा वाला फिगर है, एंड न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। तो सेल्स की वजह से मेरे ईबीटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। अब यहाँ पे मुझे ऊपर पहले न्यूमरेटर लेना पड़ेगा, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है मेरा 514%, एंड यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स है मेरा कितना 150%। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है लगभग इतना 3.42 टाइम्स, यानी कि 3.43 टाइम्स। तो इसी के साथ अपने तीनों लिवरेज जो है वो कंप्लीट हो चुके, डॉल हो गया, डीसीएल हो गया, डीएफएल हो गया। एक फॉर्मूला चार्ट बना लेते, आपको आसानी से रिवाइज भी करा देता हूँ सब चीजें। तो आपका लिवरेज होता है तीन हिस्सों में, एक है आपका ऑपरेशनल, ठीक है, हम सिर्फ फॉर्मूला पे बात करेंगे। एक होता है आपका फाइनेंशियल, एंड एक होता है आपका कंबाइंड, यानी कि आप इन दोनों को एक साथ पढ़ते हो। तो यहाँ पे ऑपरेशनल में आपका आपका क्या निकलता है, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेशनल निकलता है। देन यहाँ पे आपका निकलता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यहाँ पे आपका निकलता है बेटा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो डॉल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आप कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी का रिलेशनशिप देख रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। डीएफएल का फॉर्मूला क्या आएगा, आपका ईबीआईटी में से हटके आपका ईबीटी आ रहा है, तो मिडल वाले कॉस्ट का इंपैक्ट चेक कर रहे हो। एंड यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। पर ये तभी अप्लाई होगा जब सिर्फ एक ही साल का आपको डेटा दे रखा है। देन सेकेंडरी चीज, आपको एक फॉर्मूला 2 भी होता है। तो फॉर्मूला 2 क्या है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स के वजह से कितना इंपैक्ट मेरे परसेंटेज चेंज इन ऑपरेशनल प्रॉफिट पे आया, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। अब परसेंटेज चेंज इन ऑपरेशनल प्रॉफिट के वजह से कितना परसेंटेज चेंज मेरा ईबीटी में आया, एंड इसमें आप क्या देख रहे हो कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स की वजह से ओवरऑल मेरे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पे कितना, ईबीटी पे कितना इंपैक्ट आया। देन हम डॉल में एक और फॉर्मूला की बात कर रहे थे, राइट, तो डॉल इज नथिंग बट 1 अपॉन एमओएस, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। डीएफएल में ऐसी कोई चीज नहीं है, राइट, एंड यहाँ पे डॉल इंटू डीएफएल इज नथिंग बट योर डीसीएल। तो इसी के साथ ये सारे फॉर्मूला आपके एक ही जगह पे आ गए। देन कुछ एडिशनल फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, राइट, एडिशनल फॉर्मूलाज में भी आपको कहीं ना कहीं जाके आगे काम में आए। तो एक होता है मेरा पीवी रेशियो, कि मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, तो मैंने किया था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। एक होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स करूंगा, राइट, एक करूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। थर्ड मैं ये भी समझता हूँ कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज नथिंग बट माई पीवी रेशियो। कैसे क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। अगर आपका सेल 100% है और वेरिएबल कॉस्ट मान लो 40% आया, तो ये कितना आएगा 60%। या 1 माइनस पीवी रेशियो इज नथिंग बट माई वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। दोनों चीजें आप ये समझ सकते हो। आइए अब बाकी की चीजें देख लेते। ये देखो कंबाइंड लिवरेज में भी डिफाइन एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों ऑपरेशनल भी फाइनेंशियल भी, जो मैग्नीफाइन करता है आपके सेल्स वॉल्यूम चेंजेस का असर आपके ईपीएस पे।
ईपीएस क्यों बोला है? क्योंकि बेटा ईबीटी में आपका हट जाता है टी, आपका आता है ईएटी एंड ईएटी डिवाइडेड बाय आप करते हो नंबर ऑफ शेयर्स अज्यूमिंग कि देयर इज नो प्रेफरेंस, तो आपका आ जाता है ईपीएस। मतलब आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी कर सकते हो अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप कुछ भी ले लो तो भी चल जाएगा। आइए आप इलुस्ट्रेशंस देख लेते हैं कुछ आईसीआई के कुछ इलुस्ट्रेशन से। कितना टाइम लिया मैंने? 40 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अ फर्म्स डिटेल आ रहा है अंडर सेल दे रखा है आपको एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट 24 लाख रुपीस। ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, तो आपका पीवी रेशियो भी हो जाएगा 50%। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट 12 लाख रुपए आ गया यहाँ पे। ठीक है, कैसे किया? सेल्स इंटू पीवी रेशियो किया मैंने, तो मेरा आ जाएगा 12 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए, तो मेरा ईबीआईटी कितना आ जाएगा इस केस में? 2 लाख रुपए आ जाएगा। इट हैज बोरोड 10 लाख 10% पर एनम एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख रुपीज ऑफ 100 ईच। अच्छा, तो 10 लाख रुपए और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, तो 10,000 शेयर है मेरे पास क्वांटिटी में, एंड यहाँ पे मेरे पास 10 लाख रुपए का लोन है जिसपे मैं 10% देने वाला हूँ, मतलब मैं 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ईबीआईटी मैंने निकाला था ना, ईबीआईटी कितना निकाला था मैंने यहाँ पे? 10 लाख रुपए, 12 लाख, हाँ, तो ये 2 लाख रुपए आया था। माइनस इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 1 लाख रुपए, तो ईबीटी मेरा आ जाएगा कितना? 1 लाख रुपीस। माइनस टैक्स करना पड़ेगा मुझे 50 के, तो मेरा ईएटी आ गया 50 के, एंड 50 के डिवाइडेड बाय 10,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आपका आएगा 5 रुपीज ईपीएस। आपको क्या निकालना है? ऑपरेशनल लिवरेज निकालना है। ये देखो आपका ईपीएस आ गया 5। आपका ऑपरेशनल लिवरेज कैसा आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आप करेंगे, आपका आएगा 6 टाइम्स। देन आपका फाइनेंशियल लिवरेज आएगा दिस डिवाइडेड 2 टाइम्स, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, या फिर 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख आपका आ जाएगा 12। तो आपका क्या क्या है? ऑपरेशनल लिवरेज 6 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है, अच्छा ओके। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, ये फॉर्मूला में लिख लेना आप, आरओआई इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपके लिए इस केस में रिटर्न क्या है? सबसे पहले आपके इसमें रहेगा ईएटी, एंड अपॉन आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट आपका क्या था? आपका था इक्विटी शेयर कैपिटल। किस पे रिटर्न आया आपको ये देखना है। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 5%। कैसे? क्या? 50,000 रुपए मेरा ईएटी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मेरे पास? 10 लाख रुपए, सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर, तो ये आएगा आपका 5%। इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर सेल्स को मैं 6 लाख से बढ़ा दूं तो नया ईबीआईटी क्या रहेगा? तो 24 लाख की सेल एग्जिस्टिंग में थी, अगर मैं प्लस 6 लाख कर देता हूं तो यहाँ पे मेरी न्यू सेल्स आ जाएगी 30 लाख रुपीस। पर मुझे सेल्स एंड ईबीटी में ईबीआईटी में एक कनेक्शन पता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नथिंग बट माय डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज। तो यहाँ पे मैं पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 6 लाख रुपए बढ़ा, राइट, 6 लाख रुपए बढ़ा 24 लाख रुपए पे, तो 25% बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज इन सेल इज 25%। यहाँ पे एक्स 25% इक्वल टू ये आएगा कितना मेरा? ये कितना था? 6 था। तो यहाँ पे एक्स इज नथिंग बट मैं 150% से मेरा डायरेक्टली ईबीआईटी चेंज हो जाएगा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? नया ईबीआईटी निकालना है। तो पहले ईबीआईटी कितना था मेरा? पहले ईबीआईटी था मेरा 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मेरा था ओल्ड वाला। अब परसेंटेज चेंज कितना होगा? न्यू कितना होगा? तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 150% यानी कि 3 लाख ऐड करना पड़ेगा, तो 5 लाख आ जाएगा मेरा नया ईबीआईटी। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ईजी कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी मतलब ये पब्लिक का पैसा उठा सकती है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए, फेस वैल्यू है 50 लाख रुपए आपको मिले। 50 लाख रुपए अपॉन 10 यानी कि आपने 5 लाख इक्विटी शेयर को इश्यू करा है। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना सीखे। 12% बॉन्ड्स ऑफ 100 रुपीज ईच यानी कि 37 लाख रुपीज आपको आए हैं बॉन्ड से, तो आपने 3,700 क्वांटिटी के बॉन्ड इशू करे रहेंगे 1000 के हिसाब से, एंड इस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? 37 लाख इंटू 12% यानी कि 4,44,000। अच्छा, ये आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। सेल्स आपको दे रखा है
फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब आपका आ गया ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज आपको दे रखा है। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी आपको दे रखा है। तो सेल्स इज 84 लाख इंटू 27.55% मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 23,14,200। इनकम टैक्स से 40%। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे दिख रहा है 23,14,200 माइनस में करता हूँ फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है ये मेरा 6,96,000 रुपीज। अब यहाँ पे मेरे पास ईबीआईटी भी आ रहा है तो ईबीआईटी कितना आएगा मेरा 23,14,200 माइनस 6,96,000 तो यहाँ पे आएगा 16,18,200 माइनस में करता हूँ इसमें इंटरेस्ट तो यह आएगा 4,44,000 एंड ईबीटी मेरा कितना आएगा ईबीटी मेरा आएगा माइनस 4,44,000 16,18,200 माइनस 4,44,000 11,74,200। तो यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करूंगा मुझे ऑपरेशनल फाइनेंशियल लिवरेज मिल जाता है। ये कितना आएगा अब यहाँ पे अगर मैं ईबीआईटी ओके डिवाइडेड बाय ईबीटी करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 1.37 टाइम्स। पर आईसीआई ने जो आंसर दे रखा है वो 1.49 टाइम्स दे रखा है। अब इस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि देखो ईबीआईटी में से मैं जब इंटरेस्ट को हटा दे रहा हूँ तो मेरा आ रहा है ईबीटी राइट। तो मेरा ये डिवाइड बाय ये आना चाहिए 1.49 टाइम्स एज पर आईसीएआई। अब यहाँ पे मेरे पास द मोस्ट एक्यूरेट फिगर कौन सी है मोस्ट एक्यूरेट फिगर मेरे पास 16,18,200 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ मैं 16,18,200 राइट। अब यहाँ पे डीएफएल दे रखा है तो डीएफएल का फॉर्मूला इज नथिंग बट माई ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड यहाँ पे इसको 1.49 टाइम्स हम लिख देते अपॉन 1 करते थे। तो ईबीआईटी इज नथिंग बट 1.49 ऑफ ईबीटी राइट 1.4 ऑफ ईबीटी। तो 16,18,200 जो ऊपर वाला फिगर है इक्वल टू 1.49 ऑफ ईबीटी। तो मेरा इस केस में ईबीटी क्या आना चाहिए ईबीटी मेरा कितना आना चाहिए 16,18,200 डिवाइडेड बाय 1.49 करो बेटा 10,86,040। अब यहाँ पे आया ये 10,86,040। तो यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय न्यू ईबीटी करना आपका आंसर आ रहा है 1.49। तो अब इस केस में लोचा क्या हो गया है कि आईसीआई ने जो आंसर दे रखा है 1.49 वो गिवन है। मतलब वो आपको हिंट है कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ और भी चीजें जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। मैं एक रेड पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो हमने किया था ईबीआईटी माइनस किया था इंटरेस्ट। पर हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा इंटरेस्ट हो फिर आपका ईबीटी आ रहा है। तो ईबीटी आईसीआई के हिसाब से आना चाहिए 10,86,040 क्योंकि आपका लिवरेज चेंज नहीं हो रहा है। अब आप एक अजम्पशन नोट दे सकते हो कि एज डीएफएल इज गिवन so we are expecting it to be constant so new EBIT would be 10,86,40। यह आएगा आपका 16,18,200 दोनों का गैप निकालेंगे 16,18,200 माइनस 10,86,040। तो आपका आंसर आ रहा है बेटा 530 टू 160। पर आपको 4,44,000 का एक इंटरेस्ट दे रखा था तो आपका 88,160 एडिशनल इंटरेस्ट हो जाएगा 4,44,000 आपका आ जाएगा नॉर्मल इंटरेस्ट। तो आपको दो नोट लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि 1.49 आपको दिया हुआ है तो वो हम वही मान के चल रहे हैं वो राइट आंसर है। सेकेंडरी यहाँ पे डीएफएल measures the impact of fixed financial cost so balancing figure is treated as additional interest। तो इस केस में एडिशनल इंटरेस्ट आएगा। ऑपरेशनल लिवरेज पूछा है आपको कंबाइन लिवरेज है तो ऑपरेशनल लिवरेज कितना आएगा ऑपरेशनल लिवरेज में तो कोई वांदा नहीं 23,14,200 डिवाइडेड बाय आपका आएगा 16,18,200 दैट इज 1.43 टाइम्स इनटू 1.49 करेंगे आपका आएगा कंबाइन लिवरेज 2.13 टाइम्स। ये देखो 1.43 2.13 ईबीटी मेरा ये वाला आ जाना चाहिए एंड अदर फिक्स इंटरेस्ट है 88,360। ईपीएस भी पूछा है क्या हाँ तो ईपीएस पूछा है ना तो सिंपली यहाँ पे देखो हम ईबीटी पे तो पहुंच ही चुके थे माइनस टैक्स करेंगे एंड पीएटी आ जाएगा पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास ऊपर निकाले थे मैंने 5 लाख तो 624 डिवाइडेड बाय 5 लाख आप करेंगे 1.30 आपका आ जाएगा ईपीएस। आसान सा है ज्यादा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था
सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ट्रिक करके रखा था एंड एक एडिशनल इंटरेस्ट का यहाँ पे पॉइंट था। Following are the selected financial information of A Limited and B Limited for the current financial year। आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस वीसी इज नथिंग बट माय पीवी। तो मेरा पीवी कितना आ जाएगा, पीवी आएगा मेरा 40%, इस केस में आएगा बेटा 50%। इंटरेस्ट का कॉस्ट 20,000, 1 लाख। ऑपरेशनल लिवरेज दे रखा है 5 और 2, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 3 और 2, एंड आपको दे रखा है टैक्स रेट 30%। तो डॉल इंटू डीएफएल में 15 एंड यहाँ पे 4, तो आपका डीसीएल भी आ गया आपका इन शॉर्ट। अभी आपको बस इतना ही डेटा दिया है या कुछ और भी दिया है? ओके, इतना ही दिया है। आपको ईबीआईटी निकालना है, आपको सेल्स निकालना है, आपका सेल्स ही डायरेक्ट गायब करके रखा है। आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लिवरेजेस। तो अगर मैं सेल्स इनकम स्टेटमेंट को देखता हूँ, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, पर मेरे पास ये फिगर नहीं है एंड ये भी फिगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये वाले ब्रैकेट में मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड ब्रैकेट क्या था मेरा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑपरेशनल, आपका आता है ईबीआईटी। ना कंट्रीब्यूशन है, ना ये वाली फिगर है, ना ये वाली फिगर है। नेक्स्ट थर्ड ब्रैकेट क्या था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपका आता है ईबीटी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 20K, पर ईबीआईटी भी नहीं है मेरे पास, ईबीटी भी नहीं है, पर यहाँ पे मुझे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आता है 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर, जो देखो क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है ना, उससे मुझे आसान थोड़ा सा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लग रहा है, पर यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दोनों मिसिंग है, पर मुझे फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर दे रखा है 3। तो ईबीआईटी इज माय 1, ठीक है, ईबीआईटी इंटू 1 इज नथिंग बट माय 3 इंटू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज नथिंग बट माय ईबीटी। क्या मैं ईबीआई, देखो ईबीटी में से जब मैं इंटरेस्ट हटा रहा हूं तो मेरा ईबीटी आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया सिंपली, तो जो फिगर दे रखा है ना वो लिखने के लिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये देखो ये आ जाएगा मेरा कॉमन, फिर इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस केस में, 20,000 रुपए। तो ये एक्स है इक्वल टू 3x माइनस 20,000 रुपीज, तो x इक्वल टू 3x माइनस 60,000 रुपीज। तो 3x माइनस x इक्वल टू 60,000 रुपीज, तो 2x इक्वल टू आपका आएगा 60,000 रुपए। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई आपकी 30,000 रुपए। तो 30,000 आ जाएगा आपका ईबीआईटी। तो योर ईबीआईटी इज नथिंग बट योर व्हाट वी से, आइए चेक भी करते इसको, अगर 30 में से 20 गया तो आपका आएगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ रहा है क्या, यस। तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज मैच कर गया, मतलब आपका ईबीआईटी आपको क्रैक हो गया है। अब यहाँ पे क्योंकि ईबीआईटी क्रैक हो गया, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इक्वल टू दे रखा है इन्होंने ऑपरेशनल लिवरेज 5। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता पर ईबीआईटी पता है, दैट इज 30,000 रुपीज इक्वल टू 5 into 1, तो एक्स आएगा मेरा 1.5 लाख रुपए, राइट है। तो 1,50,000 क्या आ जाएगा मेरा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ईबीआईटी का मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आप करेंगे। तो पहले केस में ईबीआईटी मेरा 30,000 आ रहा है, सेल्स निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। अरे ऑब्वियसली इन दोनों का गैप इज नथिंग, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल इज नथिंग बट माई ईबीआईटी। तो ये मेरा कितना आया बेटा 30,000 एंड रिवर्स करके ये आएगा 150K। तो गैप कितना है बेटा 120K का, तो 1,20,000 इज माई ऑपरेशनल कॉस्ट इन फर्स्ट केस। सेल्स निकालना है मुझे। अब यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन तक पहुंच चुका हूँ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन तक पहुंच चुका हूँ। ओके, तो 150 के ना, एंड यहाँ पे अभी आपको ये पता है कि ये आगे आपकी सेल्स। तो आपको पहले इसमें दे रखा है 60%, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपको नहीं पता, ये आपका हमेशा 100% ही होता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका 60% दे रखा है, तो ये 40% आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका, इसका फिगर आपका आ रहा है 1,50,000 रुपीज। तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो 3,75,000 इज माई सेल्स इन फर्स्ट केस। सेम तरीके से अगर आप बी लिमिटेड का सॉल्व करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे, चेक कर लेते हैं। देखो 30,000, 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, 3,75,000 की आ गई सेल्स,
एंड 1,20,000 आ गया मेरा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। इनकम स्टेटमेंट भी पूछा है क्या? ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बना दिया एंड लिवरेज निकाल के बता दिया कि कौन सी बेटर है। हेलो, ओके, इट इज गोइंग फाइन। आइए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं आपके लिवरेज टॉपिक में से। राइट, फटाफट में डिस्कस करूंगा, सॉल्व भी करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएक्स लिमिटेड, लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी है, calculate percentage change in EPS if sales increases by 10 percentage।